हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है अगेन आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिजिक कम टेस्ट। ठीक है, लगातार जहां पर जारी है सिजिक हिस्ट्री की क्लासेस, उसी पर आज एक कदम आगे बढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा मराठा डायनेस्टी। ठीक है, मराठा वंश या मराठा काल देख पाएंगे आज, जिसका फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपकी आधुनिक भारत का। ठीक है, सॉरी, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से हम देखेंगे मराठा वंश या मराठा काल। चलिए तो बातें करते हैं इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं। मराठा शासन या मराठा काल, जिसके अंतर्गत आप देख पाएंगे 1741, आपको पता होगा क्योंकि भास्कर पद ने यहीं पर कलचुरी वंश के शासक को पराजित किया था, रघुनाथ सिंह, और उनको पद से हटा दिया था। और यहीं से स्टार्ट हुआ था मराठा शासन या मराठा काल। 1741 से लेकर 1854 ईस्वी तक। और 1854 में आप लोगों को पता है डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा ये छीन लिया जाता है और फिर से स्टार्ट हो जाता है अंग्रेज का शासन। ठीक है, चलिए इस मराठा काल या मराठा शासन के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलेगा आप लोग। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष मराठा शासन की। मराठा शासन, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, जिसमें से 1741 से लेकर 1757 ईस्वी तक आप ये देख पाएंगे, जिसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष मराठा शासन। चलिए दूसरी बात करेंगे जिसको कहा जाता है प्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट रूल ऑफ मराठा डायनेस्टी। अप्रत्यक्ष मराठा शासन। और अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1758 से लेकर 1787 ईस्वी। थर्ड, जिसको बोलते हैं सूबा शासन, यहाँ पर सूबेदार की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, सूबा शासन 1787 से लेकर 1818 ईस्वी तक आप देख पाएंगे सूबा शासन। वहीं पर आगे बढ़ेंगे तो ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन हो जाते हैं।
ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन 1818 से लेकर 1830 और फिर आपको देखने को मिलेगा एक बार पुनः मराठा शासन। पुनः मराठा शासन जो आपका रहेगा टाइमलाइन 1830 1830 से लेकर 1854 ईस्वी तक आपको देखने को ये मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे मराठा काल या मराठा प्रशासन इस तरह से विभाजित था, जिसमें से 1741 में 1754 तक आप, और यहाँ पर भी मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये दो भागों में डिवाइड देखने को मिलता है। एक चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। फर्स्ट जो रघुनाथ सिंह हैं, ठीक है, रघुनाथ सिंह के समय मैंने कलचोरी वंश में बताया था, रघुनाथ सिंह जहां पर 1741 ठीक है से लेकर 45 तक आपको देखने को मिलता है। फिर वहीं पर मोहन सिंह 1745 से लेकर 58 ईस्वी तक आपको ये देखने को मिलेगा, 57-58 ईस्वी तक। तो इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष शासन। चलिए, प्रत्यक्ष शासन 1741 से 57, सॉरी अप्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष शासन 58 से 87, सूबा शासन 87 से 1818, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन चला जाता है 1818 से 1830, फिर पुनः मराठों को मिल जाता है शासन 1830 से 1854 तक। तो इस प्रकार से ये बातें रहेगी। चलिए अब देखिए हम बात कर लेते हैं जिस समय हम बात करेंगे, जिस टाइमलाइन की हम बात करेंगे उस टाइमलाइन की बातें यह है कि कलचुरी वंश जहां पर रतनपुर के क्षेत्र में विस्तृत था, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। जहां पर जो बिलासपुर रतनपुर का जो क्षेत्र है, ठीक है, इस बिलासपुर रतनपुर का क्षेत्र, फिर रायपुर का क्षेत्र, इन दोनों पर आपको देखने को मिलेगा कलचुरी, और कलचुरी में रघुनाथ सिंह, यह अपने रतनपुर, और यह आपका रायपुर।
यहाँ का शासक, रतनपुर का शासक रघुनाथ सिंह, रायपुर का शासक अमर सिंह, अमर सिंह। और ये क्या है, ये क्या है भाई, कलचुरी वंश, कलचुरी वंश। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र की ओर। अब महाराष्ट्र के क्षेत्र पर आप देख पाएंगे, महाराष्ट्र के जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र, ठीक है, और महाराष्ट्र के क्षेत्र में खासकर नागपुर, और नागपुर पर जो है मराठा आपको देखने को मिलेगा, या जिसको कहा जाता है भोसला या भोसले वंश। क्या बोलते हैं, भोसले वंश। चलिए, और यहाँ का एक शासक, इसका पहले, सबसे पहले हम थोड़ा नागपुर के भोसले वंश की जो है हायरार्की देख लेते हैं। नागपुर, महाराष्ट्र के भोसले वंश, के मराठा या भोसले वंश। चलिए, एक थे आपका रघुजी प्रथम, जिनका कार्यकाल 1739 से लेकर 1755 के बीच देखने को मिलता है। कहाँ पर भाई, इसी नागपुर के क्षेत्र में। चलिए, रघुजी प्रथम के पुत्रों के बारे में हम फिर से बात करेंगे। तो रघुजी प्रथम के पुत्र, एक कहलाए जानू जी, जो कि 1755 से लेकर 1772 तक ये शासन पर रहे। दूसरा मधोजी या मधोजी बोला जाता है, मधोजी, या उनको मधोजी बोला जाता है। ठीक है, 1772 से लेकर 1788 ईस्वी। फिर आप देख पाएंगे यहीं पर बिम्बा जी, बिम्बा जी, जो कि 1700 से 58 से लेकर 87, 1787 ईस्वी तक ये शासन की गद्दी पर रहे। फिर इनके बाद अगर बात करें, एक जो है रघुजी सेकंड, रघुजी सेकंड 1788 से लेकर 1816, और 1816 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर परसो जी आते हैं,
ठीक है। फिर आपका रघुजी तृतीय, रघुजी तृतीय, रघुजी थर्ड, 1818 से 53। रघुजी, इनके बाद मधुजी या मधुजी के, ठीक है, पुत्र ब्योंको जी है जो सुबह शासन चलाते हैं। ये है ब्योंको जी। जो कि 1787 से लेकर 1818 ईस्वी तक ये शासन की गद्दी पर रहे। और उनके बाद जो है अप्पा साहब, अप्पा साहब 1817 से लेकर 1818, ठीक है। अप्पा साहब देखेंगे, अप्पा साहब को परसो जी का क्या बनाया जाता था? संरक्षक। परसो जी, ठीक है, सभी बातें होंगी। इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1816 में, और 1811 में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, ये रहा नागपुर या महाराष्ट्र के भोसले वंश का जो है हायरार्की। देखिए, इसमें हमें मतलब किससे है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमें जो मतलब रखनी है वो है बिम्बा जी एक, ठीक है, और दूसरा ब्योंको जी, ठीक है। बाकी कोई जो है मायने नहीं रखता, फिर भी इसे जानना जरूरी, क्योंकि लिंक जुड़ा हुआ है, ठीक है। कैसे अप्पा साहब की षड्यंत्र का शिकार बनते परसोई जी, परसोई जी को मारा जाता है, संरक्षक के लिए उनको बुलाया जाता है, ये भी मायने रखता है। फिर रघुजी तृतीय जब तक नाबालिग रहते हैं तब तक इनका जो है बागडोर अंग्रेजों के हाथों चला जाता है। कैसे बिम्बा जी की जो है पत्नी आनंदी बाई, ठीक है, बिम्बा जी को जो पत्नी है आनंदी बाई, तो आनंदी बाई किस प्रकार से बिम्बा जी के बाद वो शासन की गद्दी पर बैठना चाहती थी, लेकिन मधु जी और रघु जी प्रथम ऐसे जो है इन्होंने रोके, और बाद में जो है ब्योंको जी सुबह शासन की गद्दी पर बैठे। तो बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी बातें हैं जो इनके अंतर्गत जो है देखने को मिलती है। तो जरूरी है ये थोड़ी बात करने को। खास तो है यहाँ पर बिम्बा जी और ब्योंको जी, ठीक है। तो नागपुर से बिम्बा जी और ब्योंको जी यहाँ पर शासन करते हैं, और नागपुर से शासन करने वाले जो ब्योंको जी है, ठीक है, तो उनको हम सुबह के रूप में देखते हैं, सुबह शासन चलाते हैं। और बिम्बा जी डायरेक्ट आकर लोगों से बातें करते हैं। कहने का मतलब ये क्या है, रायपुर में रहकर, ठीक है, रतनपुर में रहकर इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में रहकर इन्होंने क्या किया, शासन किया, ठीक है। चलिए, तो यही बात है यहाँ पर। अब देखिए, मैंने क्या कहा था कि नागपुर महाराष्ट्र, इसी स्थान पर आपको यहाँ का जो सेनापति है वो देखने को मिलता है, ठीक है। यहीं पर जो सेनापति है, और सेनापति का नाम आप जानते हैं, मैंने कलचुरी प्रशासन में कलचुरी वंश में बताया था, ठीक है। सेनापति जिसका नाम है भास्कर पंत,
ठीक है। चलिए, तो सेनापति भास्कर पंत ने चढ़ाई कर दी थी कहाँ? रतनपुर पर, ठीक है। और चढ़ाई करने के बाद जो रघुनाथ सिंह को पद से हटा दिया था, और प्रत्यक्ष जो शासन, ठीक है, सॉरी, अप्रत्यक्ष शासन के रूप में आप जो देखेंगे रघुनाथ सिंह, ठीक है, और मोहन सिंह। रघुनाथ सिंह के बाद जो बनते हैं, उनके बाद जो है फिर नेक्स्ट बनते हैं मोहन सिंह। चलिए, तो इसकी ही बातें करेंगे, इसकी ही चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे अप्रत्यक्ष शासन। अप्रत्यक्ष शासन, और अप्रत्यक्ष शासन या किसका? मराठा का अप्रत्यक्ष शासन, ठीक है, जिसके अंतर्गत 1741 से 1757 ईस्वी तक आपको ये नजर आएगी, देखने को मिलेगा। इस अप्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत देखिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा लिखूंगा नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि लिखने पहुँचने का काम जो है आप कर चुके हैं, ठीक है। कब कर चुके हैं? पिछला जाके देखिए, कलचुरी शासन मैंने बताया था, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस लिखना है अप्रत्यक्ष मराठा शासन, और जिसके अंतर्गत जो बातें हैं वो रघुनाथ सिंह, ठीक है, 1700 एक्चुअल में रहते हैं 32 से लेकर जो है 41 तक ये रहते हैं, और 41 से लेकर 45 तक आपको और देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कलचुरी आप देखने को मिलेगा, कलचुरी के लिए कार्य करते थे, ठीक है। लेकिन 41 से 45 तक ये मराठों के लिए हो गए। किसके लिए हो गए? मराठों के लिए हो गए। फिर वहीं पर आपको देखने को मिलेगा मोहन सिंह, मोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 45 से लेकर 1745 से लेकर 58 तक आपको देखने को मिलेगा। चलिए, मैंने कहा यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वही वही बातें रिपीट होगी। यहीं पर हम बात करेंगे सिर्फ भास्कर पंत ज़्यादा लिखेंगे नहीं, और भास्कर पंत ने क्या किया था, ठीक है। चलिए, बात करते हैं अप्रत्यक्ष शासन में सबसे पहले रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह जब रतनपुर की गद्दी पर बैठे थे, रतनपुर के शासन की गद्दी पर बैठे थे, तो मैंने कहा था कि भास्कर पंत सेनापति जो महाराष्ट्र नागपुर से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और इनका जो यहाँ पर एक और चीज है, रघुजी प्रथम यहाँ का जो शासक था, ठीक है, यहाँ का जो शासक था वो रघुजी प्रथम थे। रघुजी प्रथम, जब शासक रघुजी प्रथम हुआ करते थे, तो कहा जाता है कि रघुजी प्रथम जो है वो इस समय जो कर्नाटक के क्षेत्र है, वहां पर कर्नाटक के क्षेत्र में वो क्या करते थे, यहाँ पर युद्ध के कारण ये क्या थे, बिजी थे। भास्कर पंत और उनकी अन्य सेना जब बंगाल के अभियान पर निकले थे, बंगाल एवं उड़ीसा के अभियान पर, कहा जाता है कि बंगाल एवं उड़ीसा के अभियान पर इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर टैक्स पे नहीं कर रहे थे लगातार, इसी कारण से यहाँ के भास्कर पंत ने, ठीक है, आक्रमण करना चाहा। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि यहाँ पर रतनपुर पर एक खास, ठीक है, इस क्षेत्र पर एक खास राजा है, एक खास शासक है जिसका नाम है रघुनाथ सिंह, ठीक है, तो यहाँ पर आ गए और रघुनाथ सिंह को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। रघुनाथ सिंह चूंकि अपने पुत्र के कारण दुखी था, पहली बात है। दूसरी बात है, रघुनाथ सिंह का उम्र हो चुका था, ठीक है, 68 वर्ष,
68 वर्ष की उम्र में ये अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं। जाहिर सी बात है 68 वर्ष का बुढ़ा क्या जो है सामना करेगा एक सेनापति से। तो इस प्रकार से जो रतनपुर का क्षेत्र है वो मराठा के क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। वो कब आ जाते हैं? 1741 में। लेकिन जब ये सरेंडर कर देते हैं तो कहा जाता है कि रघुनाथ सिंह का जितने भी खजाने हैं वो वापस ले जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ से कुछ टकोली और जो है क्या करते हैं, टैक्स यहाँ पर देने की अदा की बात करते हैं। साथ साथ में समय समय पर अगर कभी ज़रूरत होगी तो सैनिक सहायता भी इनसे क्या किए थे, मांगे थे। ठीक है, लेकिन ये आत्मसमर्पण किए थे इसी कारण से, ठीक है, कहा जाता है कि ये इनको मराठों के अधीन कार्य करना पड़ा। तो एक बात और कि मराठों के अधीन जो पहला शासक था, मराठों के अधीन पहला कलचुरी वंश का शासक था वो था रघुनाथ सिंह। लेकिन बाद में पता चलता है, धीरे धीरे समय बीतता है, ठीक है, और धीरे धीरे समय बीतते चला गया। 1741 से आगे 1745, और 1745 में आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोहन सिंह का षड्यंत्र। ठीक है, 1745 में आपको देखने को मिलेगा मोहन सिंह का षड्यंत्र, क्योंकि भाई साहब जो है ये जो मोहन सिंह है वो हर समय उपस्थित नहीं रहते थे। ठीक है, ये व्यक्ति कहीं कभी शिकार करने जाते थे, इनको जब गद्दी मिलनी थी उस समय शिकार करने गए थे। ठीक है, फिर बाद में 1741 में भी ये कहीं और चले गए थे। तो मोहन सिंह को लग रहा था कि गद्दी कब मिलेगी मुझे, तो इसी कारण से मोहन सिंह ने ये चाल चली और बाद में रघु जी प्रथम से मिले, उनसे दोस्ती याराना दोस्ती वगैरह जो है, ठीक है, मित्र फ्रेंड, इस प्रकार से ये जाके मिले और उनसे दोस्ती कर ली, मित्रता कर ली। और बाद में 1745 को फिर से 1745 को फिर से चलते हैं किसके लिए, बंगाल अभियान, उड़ीसा अभियान में। ठीक है, और 1745 में आपको देखने को मिलता है कि रघुनाथ सिंह को गद्दी से हटाया जाता है, और रघुनाथ सिंह को गद्दी से हटा देने के बाद मोहन सिंह को क्या किया जाता है, बना दिया जाता है शासक। ठीक है, और मोहन सिंह को शासक बना दिया था। मोहन सिंह भी कुछ समय तक ये रहते हैं और इनकी मृत्यु के बाद ये रतनपुर के क्षेत्र का पूरा प्रशासन, रायपुर के क्षेत्र का पूरा प्रशासन मराठों के अधीन हो जाता है। ठीक है, तो लगभग एक ही समय रतनपुर और रायपुर का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो एक ही समय जो है मराठों के अधीन हो चला था। रघुनाथ सिंह मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक थे, तो वहीं पर मोहन सिंह मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक कहलाया। ठीक है, और ये सारी बातें मैंने कलचुरी वंश में, ठीक है, डिटेल से किए था। ठीक है, तो ये सभी बातें याद करिए, मैं यहाँ लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखेंगे। चलिए सॉरी, नेक्स्ट चलेंगे। दूसरा जो है पहलू है वो रहेगा आपका ये प्रत्यक्ष शासन हो गया, सॉरी अप्रत्यक्ष शासन हो गया। कहने के मतलब यहाँ पर कोई राजा, कोई शासक, कोई मराठा और जो है शासक छत्तीसगढ़ पर जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि वहाँ के कलचुरी वंश से वो खुद इनके अधीन कार्य करते थे, तो इसलिए इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष शासन। अब बात करेंगे प्रत्यक्ष शासन। जब बाद में मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है तो मोहन सिंह की मृत्यु के बाद इस शासन को चलाने के लिए, हम मराठों का ये कहना है कि शासन को चलाने के लिए फिर से कोई कलचुरी वंश नहीं होना चाहिए, फिर से कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चलाएंगे तो मराठा ही चलाएंगे। तो इसके लिए जो व्यक्ति है, ठीक है, प्रत्यक्ष शासन चलाने वाला जो व्यक्ति है वो है बिम्बा जी। ठीक है, बिम्बा जी, बिम्बा जी ये चाहते हैं कि भाई साहब मैं खुद जाकर सभी चीजें देखूं, ठीक है, अपने अंडर में रखूं। चलिए तो बात करेंगे प्रत्यक्ष मराठा शासन।
प्रत्यक्ष मराठा शासन। चलिए, और प्रत्यक्ष मराठा शासन में हम जो बात करने वाले हैं वो भाई साहब कौन है? मैंने कहा था बिंबा जी। बिंबा जी, जिनका कार्यकाल 1758 से लेकर 87 ईस्वी। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी बातें, क्या क्या कहानी में क्या क्या है। ठीक है, तो पहली बात ये रघु जी प्रथम के पुत्र हैं। ठीक है, इनके बारे में ये है कि रघु जी प्रथम के पुत्र। ठीक है, देखिए बिंबा जी जो है, बिंबा जी भोसले। ठीक है, बिंबा जी भोसले पूरा नाम है। ठीक है, बिंबा जी भोसले जो रघु जी प्रथम के पुत्र हैं। याद रखिए, ये जब रतनपुर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ की जनता इनको देखिए कहा जाता है कि बहुत मानते थे। बिंबा जी भोसले नागपुर के जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर उनको कहा जाता है कि आप जाइए, जाके शासन को देखिए और शासन की सारी डिटेल नागपुर पहुंचाइए, जो है महाराष्ट्र पहुंचाइए। लेकिन बिंबा जी ऐसा नहीं करते थे। बहुत सारी चीजें का जो है वो खुद अपने पास रखते थे। ठीक है, राजस्व वसूली का काम खुद करते थे और साथ ही साथ ये नागपुर वगैरह भी नहीं बेचते थे। फिर अगर कहीं पर किसी प्रकार का अगर जो है कहा जाता है शाइन वगैरह चाहिए या कुछ चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी वो खुद का क्या करते थे, पहचान रखते थे। तो बिंबा जी नागपुर सीधे कांटेक्ट बहुत कम करते थे। ठीक है, तो रघु जी प्रथम की ये पुत्र कहलाए, पहली बात है। दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ के प्रत्यक्ष मराठा शासक। ठीक है, प्रत्यक्ष छत्तीसगढ़ के प्रत्यक्ष प्रथम मराठा शासक। ठीक है, तो प्रत्यक्ष शासन के सबसे पहले प्रथम मराठा शासक कौन है? वो है आपके बिंबाजी भोसले। चलिए, राजधानी भाई साहब, और राजधानी कौन रहेगा? तो राजधानी सबको भाने वाला रतनपुर। ठीक है, और जो कि मराठों की प्रथम राजधानी है, मराठों की प्रथम राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। चलिए, इनके कार्यों पर नजर डालें। ठीक है, इनके कुछ कार्य पर नजर डालते हैं। इनके समय कुछ कार्य देखने को मिलता है। ठीक है, और उनमें से ये है, एक तो उन्होंने रायपुर प्लस रतनपुर की प्रशासनिक एकीकरण के पितामह बोला जाता है इनको। रायपुर प्लस रतनपुर के प्रशासनिक एकीकरण का पितामह इनको बोला जाता है। कहने का मतलब प्रशासनिक एकीकरण किसने किया है? ठीक है, रायपुर रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है बिंबाजी भोसले को। ठीक है,
चलिए, कार्य या निर्माण के अंतर्गत कार्य और या निर्माण, ठीक है। कार्य निर्माण के अंतर्गत एक चीज और, इन्होंने राम टेकरी मंदिर का निर्माण किया है। राम टेकरी मंदिर, और राम टेकरी मंदिर वो कहाँ है? वो है आपके रतनपुर, ठीक है। प्लस दूधाधारी मठ, ठीक है। दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार देखने को मिला था। और ये कहाँ है भाई? ये रायपुर में है। ये दोनों कार्यक्रम, ठीक है। आपको पता होगा कलचुरी वंश हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कलचुरी वंश हम पढ़ रहे थे, तो दूधाधारी मठ है, ठीक है। इस दूधाधारी मठ का जो निर्माण है, वो निर्माण जो है ब्रह्मदेव राय ने किया था, ठीक है। किसने किया था? ब्रह्मदेव राय। इस दूधाधारी मठ का जो निर्माण ब्रह्मदेव राय, जो कि कलचुरी से संबंधित रखते हैं। किससे संबंधित रखते हैं? कलचुरी। तो कलचुरी से संबंधित रखने वाले इस ब्रह्मदेव राय ने इस दूधाधारी मठ का निर्माण कराया था, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हैं। चलिए, कुछ और कार्य देख लेते हैं। कुछ प्रशासनिक कार्य इन्होंने किए थे। कार्य में हम बात करेंगे आगे। तो कार्य में एक और जो है, इन्होंने न्यायालय की स्थापना की थी, ठीक है। स्थापना न्यायालय, ठीक है। कहाँ पर? रतनपुर पर। याद रखिए, कहा जाता है कि जो न्यायालय की स्थापना की थी, वो ऐसे जो है सभी लोगों के लिए दरवाजे खुले रहते थे, ठीक है। रतनपुर पर न्यायालय की स्थापना की थी और सभी के लिए दरवाजे खुले रहते थे। और कहा जाता है कि बिम्बाजी भोसले का जो न्याय है, वो सबको जो है एक तरह से, ठीक है, वहाँ की जनता को अच्छा लगता था, ठीक है, उनका न्याय करना, ठीक है। सभी के साथ जो है अच्छे व्यवहार करते थे, ठीक है। और जब बात आती है न्याय की, ठीक है, तो आगे जब बढ़ेंगे तो बात करेंगे, ब्योंको जी जब आते हैं, ठीक है, तो उस समय न्याय जो है, ठीक है, जो निर्दोष को जो है न्याय नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें हुआ करती थी। स्थापना न्यायालय कहाँ पर? रतनपुर पर। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे। इसके बाद कहा जाता है कि राजनांदगांव खुज्जी, ठीक है, राजनांदगांव खुज्जी नामक जो है दो जमींदारी व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। दो नई जमींदारी, दो नई जमींदारी, ठीक है। राजनांदगांव और खुज्जी नामक दो नई जमींदारी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? इनके ही द्वारा की गई थी। इनको परगना पद्धति का सूत्रपात कहा गया है, सूत्रपात माना गया है, ठीक है। देखेंगे, ठीक है, अलग अलग जो क्षेत्र है उसको, क्षेत्र को अलग अलग परगने में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 8 परगने, ठीक है। आप देखेंगे किसके समय,
अंग्रेजों के समय लास्ट में फिर, ठीक है, 27 परगने इस प्रकार से परगनों में डिवाइड किया था, ठीक है, उसकी भी बातें हम करेंगे। चलिए, विजयदशमी के अवसर पर कहा जाता है कि स्वर्ण पत्र दान देने की प्रक्रिया इन्होंने ही शुरू की थी, इनके ही द्वारा शुरू की थी, ठीक है। एक चीज, विजय दशमी, और विजयदशमी कहने का मतलब है, अभी बनाया भाई आप लोगों ने, ठीक है, दशहरा अभी आप लोगों ने मनाया है, दिवाली आने वाला है। तो विजयदशमी के पर्व पर स्वर्ण पत्र दान देने की प्रति, ठीक है, दान देने की प्रक्रिया की शुरुआत किनके द्वारा की, इनके ही द्वारा देखने को मिलता है, ठीक है। एक व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद खान तारान, ठीक है, इस व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनको कुछ क्षेत्र क्या किए थे, दान दिए थे, ठीक है। इनको सैन्य सेना के बदले, सैन्य जो है सेवा के बदले मदनगढ़ का क्षेत्र दान में दिए, ठीक है, मदनगढ़ का क्षेत्र दान में दिए। क्यों? सैन्य सेवा के बदले, ठीक है। तो सैन्य सेवा के बदले मदनगढ़ का जो क्षेत्र है वो मोहम्मद खान जो है तरान को दान में दिए, ठीक है। ये बातें हो गई। चलिए, कुछ और बातें हैं। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि जब ये नागपुर से, पहले तो ये नागपुर में थे, जब ये नागपुर से छत्तीसगढ़ आए, कहाँ पर आए, रतनपुर आए, तो कहा जाता है कि इनके द्वारा कुछ ऐसे अनुभवी व्यक्ति को ये साथ में लेके आए थे, ठीक है। कुछ ऐसे अनुभवी व्यक्ति को साथ में लेके आए थे जो इनकी सहायता किए थे, ठीक है। बाद में ये इनकी सहायता के लिए, अपनी सहायता के लिए कुछ ऐसे व्यक्ति जो अपने अपने फील्ड में, अलग अलग फील्ड में माहिर थे, उन व्यक्ति को ये अपने साथ में लाए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिए कौन कौन से जो व्यक्ति हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, बिम्बा जी के साथ आने वाले अनुभवी व्यक्ति या अनुभवी चलिए, जिसमें से आपको कुछ नाम देखने को मिलता है, ठीक है। घोड़ो महादेव, ठीक है, घोड़ो महादेव, चलिए, जो कि राज्य का प्रमुख व्यवस्थापक था। इनको कहा जाता है राज्य का प्रमुख व्यवस्थापक, ये साथ में आए थे। दूसरा,
कृष्ण भट्ट उपाध्याय, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, ठीक है, जो कि एक राज पंडित थे। तीसरी बात है रामचंद्र बख्शी, ठीक है, प्रमुख नायक एक और नाम मशारिल्हे, मशारिल्हे, और जो मशारिल्हे है वो घोड़ों महादेवी के घोड़ों महादेव का सलाहकार, माघो रामचंद्र मजूमदार, माघो रामचंद्र मजूमदार, जो कि एक लेखा, ठीक है, लेखा जोखा का काम करते थे। कृष्णा मोहिले, कृष्णा मोहिले, और जो कृष्णा मोहिले है वो राजस्व विभाग की तरफ से आए थे। राजस्व विभाग का देख रेख या राजस्व विभाग इनके हाथों में था। कादर खां, और जो कादर खां है वो सेना विभाग से ताल्लुक रखते हैं, सेना विभाग। फिर नीलू पंडित, ठीक है, एक सेनापति के रूप में, सेनापति। तो इस प्रकार से कुछ नाम आप याद रखिए। बिम्बा जी के साथ आने वाले अनुभवी व्यक्ति जो उस फील्ड में माहिर थे। घोड़ो महादेव राज्य का प्रमुख व्यवस्थापक, कृष्ण भट्ट उपाध्याय और राज पंडित, रामजी बख्शी प्रमुख नायक, मशारिल्हे घोड़ो महादेव का जो है प्रमुख क्या कहलाता है, सलाहकार, माघो रामचंद्र मजूमदार लेखा, कृष्ण मोहिले राजस्व विभाग से, कादर खान सेना विभाग से, और नीलू पंडित जो है सेनापति के रूप में ये कहाँ पर आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे, रतनपुर आए थे बिम्बाजी भोसले के साथ। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हो गई, ये बातें हो गई। अब बातें करेंगे बिम्बाजी भोसले की जो है पत्नियां। बिम्बाजी भोसले की पत्नियां, देखो भाई साहब, हमारे जो पत्नी होते हैं राजा महाराजा की पत्नियां होती है। चलिए, तो इनकी 3 पत्नियां थी। एक जिसका नाम था उमाबाई, ठीक है, दूसरा जिसको कहते हैं रमाबाई, और थर्ड या फिर तीसरा जिसको कहा जाता है आनंदी बाई। क्या है? आनंदी बाई। इन सब के बारे में अलग अलग बातें हैं। उमाबाई के बारे में कहा जाता है कि सती का प्रमाण देखने को मिला है, सती का प्रमाण देखने को मिला है, ठीक है, क्योंकि
जब इनके पति का देहांत हो गया था तो कहा जाता है सती हो गई थी, ठीक है। और रतनपुर पर सती चौरा का क्या है निर्माण ये हुआ था, ठीक है। तो सती होने का प्रमाण, सती का प्रमाण देखने को मिला था उमाबाई, ठीक है। तो अपने पति के देहांत के बाद उमाबाई क्या हो गई थी, सती हो गई थी। वहीं पर रमाबाई, ठीक है, रमाबाई के लिए कहा जाता है कि पति के देहांत के बाद पति के वियोग के चलते, ठीक है, पति के वियोग के कारण, पति के वियोग के चलते वन में भटकते रही, ठीक है, वन में भटकती रही। चलिए, वहीं पर आनंदी बाई जो है बिंबा जी के बाद ये शासन प्रशासन संभाली, ठीक है। बिंबा जी के बाद जो है शासन का बागडोर, शासन का बागडोर संभाली, ठीक है। कहा जाता है 1787 से लेकर 1801 तक बिंबा जी के देहांत के बाद, बिंबा जी के बाद आनंदी बाई ने क्या किया, ये सत्ता संभाली। चलिए, जिस राम टेकरी मंदिर का जो निर्माण कराया था, आपको पता है राम टेकरी मंदिर का निर्माण, मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है राम टेकरी मंदिर का निर्माण रतनपुर पर बिंबा जी ने कराया था। और इसी राम टेकरी मंदिर पर कहा जाता है कि इन्होंने, किन्होंने भाई, आनंदी बाई ने बिंबा जी की प्रतिमा लगाई है, ठीक है। तो राम टेकरी मंदिर पर बिंबा जी की प्रतिमा स्थापित, की प्रतिमा स्थापित, ठीक है, स्थापित किसने की, आनंदी बाई ने। तो बिंबा जी का शासन की बागडोर इन्होंने जो है संभाला था, ठीक है। बाद में जो है सत्ता पाने के लिए जो है सूबेदार महिपत राव दिनकर के साथ ये लगातार किसमें रहे, संघर्ष करते रहे। बिंबा जी के बाद इच्छा जताई जाती है कि वो शासन कौन करेगा, ठीक है। बिंबा जी के बाद जो है शासन की इच्छा आनंदीबाई ने जताई, शासन कर ही रही थी, ठीक है। फिर कहा जाता है, ठीक है, फिर कहा जाता है कि इनके बाद जो है ब्योंको जी और जो आनंदीबाई है, इन दोनों के बीच लगातार संघर्ष जारी था, इन दोनों के बीच और जो है शासन करने के लिए संघर्ष जारी था, ठीक है। लेकिन बाद में जो है ब्योंको जी अड़ गए कि मैं ही शासन की गद्दी पर बैठूंगा, शासन करूंगा, ठीक है। तो इसी कारण से आनंदीबाई ने हामी भर दी, चलो ठीक है, लेकिन जो है उनकी बातें, ठीक है, उनका एक बोला जाता है, उनकी संधि हुई एक प्रकार की, जिसके चलते कहा जाता है कि ब्योंको जी के नाम पर तो खैर चलेगा, ये शासन ब्योंको जी चलाएगी, पहली बातें। दूसरी बातें, ये जो शासन है, ठीक है, ये शासन है एक पद्धति है जिसके तहत चलेगा और उसका नाम है सूबा पद्धति। तो एक सूबेदार भेजा जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ पर, रतनपुर पर, वो शासन की बागडोर संभालेगी, ठीक है। एक सूबेदार भेजा जाएगा, सूबेदार के द्वारा ये संभाला जाएगा और बातें माननी होगी आनंदीबाई की। तो ये 3-4 संधि के तहत नाम चलेगा ब्योंको जी का, लेकिन कहना मानना होगा आनंदीबाई का। तो इस प्रकार से ये बातें हुई थी और बाद में ये ब्योंको जी जो है, ठीक है, इन्हीं के अंडर काम करते हैं सूबा, और इसी को हम कहते हैं सूबा शासन, सूबा प्रशासन, ठीक है। चलिए, अभी और थोड़ा बाकी है कुछ बातें। इस समय देखिए ब्योंको जी, सॉरी, बिंबा जी के समय
कुछ जमींदारों का विद्रोह देखने को मिला था, कुछ जमींदारों को विरोध देखने को मिला था, और इसी विद्रोह को दमन कर दिया था बिंबाजी द्वारा। तो ये भी बातें आप याद रखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए, सीजीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, बिंबाजी के समय जमींदारों का विद्रोह। चलिए, बिंबाजी के समय होने वाले जो जमींदारों का विद्रोह है वो आपको देखने को मिलता है। वो एक तो है आपका खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़ के जमींदार, खैरागढ़ के क्या है, जमींदार, पहली बात है। दूसरा, धमधा दुर्ग का जमींदार। थर्ड या तीसरा, कोरबा का जमींदार। ठीक है, कोरबा का जमींदार। तो ये तीनों स्थानों के जमींदारों का विद्रोह देखने को मिला था, और इन विद्रोह को क्या किया गया था, कुचल दिया गया था। ठीक है, इनका क्या हुआ था, तीनों विद्रोह का दमन। ठीक है, सभी विद्रोह का बिंबाजी द्वारा सफलतापूर्वक दमन। तो ये जो क्वेश्चन एक बार सीजीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस जमींदार का विद्रोह बिंबाजी के समय हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन अवेलेबल तो सभी थे, फिर इनमें से 2 सही, इनमें से 3 सही, इनमें से 4 सही, या सभी सही, या कोई सही नहीं, इस प्रकार से आपको देखने को मिला था। तो ये याद रखिए नाम। ठीक है, तो सभी विद्रोह का बिंबाजी द्वारा सफलतापूर्वक दमन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, एक और है, एक व्यक्ति जिसका नाम है चलिए नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। तो इतनी सी बातें रह गई। ठीक है, तो बिंबाजी के समय जमींदारों का विद्रोह देखने को मिला था, जिसका सभी विद्रोह का सफलतापूर्वक जो है दमन कर दिया गया। चलिए, बात आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे की कहानी ये है कि देखिए, बिंबा जी के बारे में कहा जाता है, बिंबा जी और उनकी पत्नी आनंदीबाई, उमाबाई, रामाबाई। ठीक है, और बिंबा जी कहा जाता है कि एक निसंतान थे, इनके कोई संतान नहीं थे। ठीक है, क्या है, निसंतान कहने का मतलब कोई संतान नहीं था। और इनके एक भाई, और भाई का जो नाम था वो है मधोजी, मधोजी या मधोजी जो भी है। और मधोजी के जो पुत्र थे, एक राघोजी, चिमना जी और ब्योंको जी। ठीक है, राघो जी, चिमना जी और ब्योंको जी। चलिए,
चलिए बात करते हैं। अब देखिए, बिंबा जी का भाई था मधु जी, और बिंबा जी निसंतान थे। अब निसंतान थे, लेकिन इनकी जो है एक धर्म पत्नी है। ठीक है, 3 पत्नी है, उनमें से जो पत्नी है, ठीक है, धर्म पत्नी कौन है भाई? वो आनंदी बाई। ठीक है, क्या है? आनंदी बाई। और आनंदी बाई ने ये इच्छा जताई कि इनके बाद बिंबा जी के बाद जो है शासन की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, शासन करेगी। ठीक है, इन्होंने इच्छा जताई कि मैं शासन करूंगी, कहने का मतलब ये शासन करेगी। ठीक है, इस प्रकार से इच्छा जताई। बाद में, ठीक है, मधु जी द्वारा क्या किया गया है? विरोध जताया गया। किसका विरोध जताया गया है? ठीक है, कि ये महिला है। ठीक है, तो ऐसे में जो है क्या नहीं करेंगे, ये शासन नहीं करेंगे। बाद में मधु जी के साथ साथ रघु जी ने भी इच्छा जताई। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, नहीं किए। ठीक है, इनका मन जो है नागपुर में चला गया था। ठीक है, ये नागपुर में रहकर अपना शासन करना चाहते हैं। एक और व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि वो, ठीक है, वो नेक्स्ट शासन बने, वो है चिमना जी। लेकिन चिमना जी की जो है रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। रहस्यमय तरीके से क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी रहस्यमय तरीके से। और इसी कारण से बाद में जब पता चलता है, तो ब्योंको जी एवं इनके बीच आनंदी बाई की, ठीक है, ब्योंको जी और आनंदी बाई, आनंदी बाई, तो ब्योंको जी और आनंदी बाई के बीच क्या हुआ था? सत्ता, ठीक है, सत्ता पाने हेतु हेतु क्या देखने को मिला था? संघर्ष देखने को मिला था। ठीक है, सत्ता पाने हेतु क्या हुआ था? संघर्ष देखने को मिला था। और इस संघर्ष के चलते, ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये मान लिया गया। ठीक है, क्या हुआ, बाद ये मान लिया गया कि, ठीक है, चलेगा तो किसका? ठीक है, ब्योंको जी का ही चलेगा, लेकिन इसमें एक शर्त हो गई, इन दोनों के बीच जो है संधि हुई। ठीक है, और एक शर्त हुआ जिसको मानेगा। ठीक है, संधि के तहत कहा जाता है, ठीक है, कि रतनपुर पर जो है शासन चलेगा। शासन जो है ब्योंको जी के नाम से चलेगा। ठीक है, शासन की जो है बागडोर कौन संभालेगा? कौन संभालेगा भाई? ब्योंको जी। जाहिर सी बात है, पहली बात है। दूसरी बात है, जो शासन है, शासन कौन करेगा? शासन करेगा किसके रूप में? सूबा के रूप में। ठीक है, तो कहने का मतलब है सूबा के रूप में दोनों के बीच जो संधि हुई, और इस संधि में कहा गया कि शासन की जो है कमान भले ही ब्योको जी संभाल रहे हैं, लेकिन शासन जो है वहां पर सूबा के रूप में चलेगा। सूबा के रूप में चलेगा, कहने का मतलब नागपुर से एक प्रतिनिधि जाएगा और वहां पर जो शासन चलाएगा उसको हम क्या कहेंगे? सूबा शासन। तो सूबे के रूप में, सूबेदार के रूप में ये शासन चलाना पड़ेगा। ठीक है, बात आती है तीसरी, जो है शासन पर जो है, ठीक है, बात माननी पड़ेगी। ठीक है, आदेशों का पालन करना पड़ेगा। किसका? आनंदी बाई की। तो आनंदी बाई के आदेशों का पालन होगा। ठीक है, होगा या होना चाहिए। तो शासन की बागडोर ब्योंको जी संभालेगा, लेकिन वहां पर डायरेक्ट नहीं जाएगा भाई साहब, सूबा के रूप में जाएगा, कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व वहां शासन चलाएगा। सभी बातें यहाँ पर आके बतानी होगी नागपुर पर, महाराष्ट्र पे। और आनंदी बाई के आदेशों का पालन जो है होना चाहिए। तो इन्हीं तीनों बातों, तीनों चारों जो है बातें और तीनों शर्तों पर, और जो है ब्योंको जी जो है क्या हो जाते हैं? गद्दी पर बैठते हैं। और ब्योंको जी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, ठीक है, बोल सकते हैं रतनपुर का, ठीक है, सूबा का प्रथम ऐसा शासक बनते हैं। ठीक है, ब्योंको जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि कभी भी जो है इन्होंने रतनपुर आए नहीं। कहा जाता है कि रतनपुर या फिर छत्तीसगढ़ की यात्रा लगभग 3 ही दफा की। इतने अपने शासन काल में 3 ही बार जो है रतनपुर के शासन की, ठीक है, देख रेख करने के लिए आए। ठीक है,
उसके बाद कभी आए नहीं और सूबेदार ही जो है इसको चलाते रहे। और यही कहलाता है सूबा पद्धति। विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो है अलग अलग जो सूबेदार नियुक्त किए, 8-9 सूबेदार, ठीक है, जो नागपुर के भोसले वंश द्वारा नियुक्त किए गए थे, जो छत्तीसगढ़ पर रतनपुर में रहकर वो शासन किए, जिसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे रहेगा आपका सूबा शासन। ठीक है, सूबा शासन, मराठों का सूबा शासन। और सूबा शासन जो चलता है 1787 से लेकर 1818 तक, क्योंकि यहाँ पर सूबेदार की नियुक्ति की जाती है। चलिए चलिए बात करें, देखिए सूबा शासन, ठीक है, और सूबा शासन का यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति जो रहेगा वो क्या कौन रहेगा? ब्योंको जी। ठीक है, और ब्योंको जी के चलते यहाँ पर सूबा शासन देखने को मिलती है। देखिए सूबा शासन चलाने वाली जो है, इसी व्यवस्था को हम सूबा व्यवस्था कहते हैं, सूबा शासन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर, ठीक है, किसकी नियुक्ति की जानी है? सूबेदार की। भाई एक व्यक्ति होगा उसको क्या कहेंगे? जो शासन है उसको सूबा शासन कहेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो इस, ठीक है, इस सूबा शासन को चलाएगा उनको हम क्या कहेंगे? सूबेदार। ठीक है, यह इसको कहते हैं सूबेदारी प्रथा। ठीक है, सूबेदार या सूबेदारी प्रथा। देखिए अब सूबेदार या सूबेदारी प्रथा की हम बात करेंगे। अब कोई तो व्यक्ति होगा जिसको हम सूबेदार बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलिए अगर ग्राम में है तो सरपंचों का चुनाव होता है, ठीक है, पंच का चुनाव होता है, जनपद जिला पंचायत का जो है सदस्य का चुनाव होगा। तो इस प्रकार से क्या वो चुना जाएगा, या किसी व्यक्ति को भाई साहब तुम सूबेदार बन गए खड़ा कर देंगे? क्या ऐसे होता है? ठीक है, क्या या कोई अमीर व्यक्ति होता था उसको खड़े कर देता था कि भाई तुम सूबेदार बनोगे, तुम सूबेदार? या फिर कोई राजा का सेनापति होता था उसको सूबेदार बना दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए सूबेदार ऐसा कोई जो है पद है, ठीक है, सूबेदार एक प्रकार का ऐसा पद है जिसमें से ऐसे ही व्यक्ति को सूबेदार के पद पर नामित किया जाता था, सूबेदार के पद पर रखा जाता था, जो ये कहता था कि मैं जिस स्थान पर रहूंगा उस स्थान से ज्यादा राजस्व वसूली करूंगा, ज्यादा पैसा कौड़ी धन दौलत लाऊंगा, ज्यादा टैक्स लाऊंगा। तो कहने का मतलब है वो आपको आश्वासन देगा, राजा को आश्वासन देगा, ठीक है, कि जो व्यक्ति ज्यादा राजस्व लाएगा, ज्यादा पैसा लाएगा, ठीक है, उसी व्यक्ति को सूबेदार के पद पर नियुक्त किया जाएगा। पहली बात है। दूसरी बात है, सूबेदार के पद का कोई स्थायी पता नहीं है। स्थायी पता कहने का मतलब है वो 1 महीना रह सकता है, 2 महीना रह सकता है, 4 महीना रह सकता है, अपनी मर्जी का मालिक है, चला जा सकता है, अच्छा लगे तो लगे, नहीं तो नहीं लगे। ठीक है, तो इनका पद को स्थायी नहीं है, बदलते रहता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अगर ये ऐसे पद में है तो क्या इसको वेतन मिलेगा, क्या पैसा कौड़ी मिलेगा, क्या धन दौलत मिलेगा, क्या मिलेगा? ठीक है, या कोई जमीन दान में दी जाएगी? ठीक है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि किसी भी इतिहासकार द्वारा इसका जो है प्रॉपर जानकारी नहीं है, कि किसी भी इतिहास या किसी भी जो है बिलासपुर गजेटियर वगैरह बहुत सारे जो है चीज़ें पत्रिका वगैरह में, इनमें कहीं भी जानकारी प्राप्त नहीं है। बस इतना कहा जाता है कि सूबेदार के पद की कोई भी ऐसी पैसा दी जाती, कितना वेतन दी जाती है, उनके सूबेदार पद को कितना रुपया दिया जाता है, उसका कोई उल्लेख नहीं है। और सूबेदार जो है
उसके नीचे एक व्यक्ति को रखा जाएगा जिसको कहा जाता है कमाविजदार। ठीक है, सूबेदार, ठीक है, की सहायता के लिए एक व्यक्ति को रखा जाएगा और उसका नाम है कमाविजदार। और सूबेदार का स्थान जो रहेगा, उसका मुख्यालय रहेगा वो रतनपुर रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं सूबेदार की स्थिति, सूबेदार की बातें। चलिए समझ लिए, अब लिख लेते हैं भाई। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति ज्यादा या अधिक या सर्वाधिक, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, ज्यादा अधिक सर्वाधिक राजस्व, ठीक है, चलिए, ज्यादा राजस्व वसूलने का दावा करेगा, वही उसी को क्या बनाया जाएगा, उसी को सूबेदार बनाते हैं। उसी को क्या करते हैं, सूबेदार बनाते हैं, पहली बात। ठीक है, इसका पद देखिए, इस पद न ही तो स्थायी होगा, ठीक है, ये जो पद है न ही क्या है, ठीक है, चलिए, ये पद स्थायी या वंशानुगत नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो कोई भी बन सकता है जो चाहे कि भाई साहब मैं लाऊंगा बहुत ज़्यादा पैसा, राजस्व वसूल करूंगा, ठीक है, तो जो ना ही स्थायी होगा न ही वंशुगत, ठीक है, स्थायी वंशानुगत नहीं होगा। चलिए, दूसरी बातें मैंने कहा था कि इसके लिए एक कमाविजदार, ठीक है, एक पद, ठीक है, एक और पद जिसको कहा जाता है कमाविजदार, कमाविजदार। और कमाविजदार, ठीक है, सूबेदार की सहायता हेतु, किसके लिए, सूबेदार की सहायता हेतु। ठीक है, सूबेदार की सहायता हेतु क्या किया जाएगा, ये कमाविजदार कहेगा, ठीक है, सूबेदार के वेतन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, के वेतन का, ठीक है, सूबेदार के वेतन की जानकारी का कोई प्रमाण नहीं है। पहली बात, और इस सूबेदार का जो मुख्यालय होगा, ठीक है भाई साहब, मुख्यालय भी होगा, लो, मुख्यालय होगा, वो होगा आपके रतनपुर पर। कहां पर होगा, रतनपुर पर। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं किसके लिए, सूबेदार के लिए। ठीक है, सूबा शासन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जो है वो क्या है, सूबेदार। ठीक है, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सर्वाधिक
राजस्व वसूली करने का दावा पेश करेगा उसी को वो क्या बनाएगा, कोई राजा सूबेदार नियुक्त करेगा। अगर वो नहीं करते, उससे ज़्यादा कोई करता है, कोई और बन जाएगा। ठीक है, पद न ही स्थायी रहेगा न ही वंशानुगत रहेगा। ठीक है, कोई भी बन सकता है बशर्ते सर्वाधिक राजस्व वसूली करेगा। ये पद एक प्रकार का ठेकेदारी व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ठेकेदारी व्यवस्था है। ठेकेदारी व्यवस्था, ठीक है। और उसके एक नीचे पद होगा जिसको कहा जाता है कमावंशदार, और कमावंशदार जो है सूबेदार की सहायता है तो एक कमावंशदार रहेगा। सूबेदार के वेतन के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, और इनका मुख्यालय जो रहेगा वो आपका रतनपुर रहेगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें याद रखिए सूबेदार के अंतर्गत। चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख सूबेदार जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ ऐसे दो ही लोगों की चर्चा होगी, दो लोगों की बातें होगी, जिसमें से बिम्बा जी और ब्योंको जी। बाकी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख सूबेदार। छत्तीसगढ़ के प्रमुख सूबेदार। चलिए एक फर्स्ट महिपत राव दिनकर, राव दिनकर, जिसका कार्यकाल था 1788 से लेकर 1790। चलिए दूसरी बातें, विठ्ठल राव दिनकर, ठीक है, दूसरा है विठ्ठल राव दिनकर जो 1790 से लेकर 1796 ईस्वी तक ये सूबेदार रहते हैं। फिर थर्ड भवानी कालू, क्या है भवानी कालू, चलिए इसको कारू पंत भी कहा जाता है। और एक कारू पंत या भवानी कालू जो 1796 से लेकर 97, ठीक है 96-97 तक इस जो है सूबेदार रहते हैं। चलिए फिर है केशव गोविंद, फिर आपको देखने को मिलेगा केशव गोविंद, ठीक है, जिनको पंत के नाम से भी जानते हैं। 1797 से लेकर 1808 ईस्वी। फिर उसके बाद मूव करेंगे, उसके बाद देखेंगे ब्योंको जी, पिंडरी एवं
दीरो कुलकर। जो कि 1808 से लेकर 1809, बस इतना सी। चलिए फिर बात करें तो आपको देखने को मिलता है बीकाजी 6 नंबर में, बीकाजी गोपाल। ठीक है, इसको भीका भाव भी बोलते हैं। ठीक है, भीका भाव भी बोला जाता है। चलिए 1809 से 1817 सातवां सखाराम बापू, सखाराम बापू। ये कहा जाता है इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ 3 माह ही रहे ये। फिर सीताराम टांडिया, फिर कौन आते हैं भाई साहब? सीताराम टांडिया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 8 माह तक ये क्या करे, रहे। 8 माह 8 महीने तक ये सूबेदार के पद में रहे। और लास्ट जिसको कहा जाता है यादव राव दिवाकर, दिवाकर 1817 से लेकर 1818 ईस्वी। और 1818 में आपको पता है बागडोर चला जाता है किसके पास भाई? अंग्रेजों के पास। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख सूबेदार की लिस्ट आपके सामने उपस्थित है, प्रेजेंट है। ठीक है, देख पाएंगे और ये सभी हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए जो इम्पोर्टेंट है कहने का मतलब जो हम देखेंगे। ठीक है, इतने को याद रखिए लिस्ट जरूर, लेकिन 1 2 3, ये 4, ये 5 और एक 6, एक 7। ठीक है, 6 के आसपास। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही है। ठीक है, चलिए तो आप लिस्ट याद रखिए, क्योंकि लिस्ट याद रखने का मतलब ये है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं यहाँ पर। याद रखिए कि यहाँ पर प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, या इसके बाद कौन बना, या टाइमलाइन पूछा जाता है वगैरह वगैरह, और इसके अंदर की बातें भी पूछी जाएगी। तो महिमत राव दिनकर, विट्ठा राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, ब्योंकेजी पिंडरे, भिकाजी गोपाल, सखाराम बापू, सीताराम टांडिया, उसके बाद यादव राव दिवाकर। ये 9 ऐसे जो है क्या थे, सूबेदार थे, प्रमुख सूबेदार थे, जो रतनपुर के, ठीक है, बागडोर इनके हाथों में थी। और सभी बातों का, ठीक है, सभी बातों का खबर आपको नागपुर महाराष्ट्र पहुंचा दिया जाता था उनके अपने राजा के पास। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये है सूबेदार की लिस्ट। चलिए सूबेदार की लिस्ट के बाद आगे महिपत राव दिनकर, विट्ठा राव दिनकर सबकी बातें करेंगे, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, वक्त नहीं है। तो ये जो क्लास है, ठीक है, ये जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये सब हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन चले जाएगा, वो भी हम देखेंगे। फिर अधीक्षक व अधीक्षक की बात आएगी। तो लगभग कह सकते हैं
ये छत्तीसगढ़ के अधीन जो मराठा है वो 4 क्लास से 5 क्लास लगेगा, ठीक है, क्योंकि इनके जो है मराठा कालीन जो है प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, आप हम देखेंगे, ठीक है, तो प्रशासनिक व्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगा। तो 4 से 5 क्लास तो आपको लग ही जाएगा, और 5 क्लास के बाद ही वो क्या होगा, आपका ये ख़त्म होगा, ठीक है। तो हम ये देखेंगे। चलिए आगे की चर्चा कल की क्लास में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलिए तब तक अच्छे से पढ़िए, आज सेकंड पार्ट हम बहुत जल्द लेके आएंगे, ठीक है। मराठा डायनेस्टी पार्ट 1 के अंतर्गत आप लोगों ने देखा मराठा काल शासन की ये व्यवस्थाएं, अप्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष शासन, सूबा शासन, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन, पूना मराठा शासन, ठीक है, कैसे जो है मोहन सिंह, रघुनाथ सिंह जो कलचुरी वंश के हैं उनको पद से हटा दिया जाता है, बाद में महाराज भोसले वंश का जो है स्थापना की जाती है, ठीक है। फिर रघुजी नागपुर के जो है भोसले वंश की जो है हायरार्की हमने देखे, अप्रत्यक्ष शासन के बारे में हमने समझे, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह। फिर बिम्बा जी के बारे में हम देखे, बिम्बा जी की जो है बातें हम देखे, ठीक है, इनकी स्थापना के बारे में देखे, बिम्बा जी के साथ आने वाले कुछ अनुभवी व्यक्ति के बारे में देखे, उनकी पत्नियों के बारे में थे, क्या क्या बातें हैं उनकी पत्नी के बारे में, बिम्बा जी के समय होने वाले विद्रोह की चर्चा किए थे जिनका सफलतापूर्वक दमन कर दिया गया था। कुछ हायरार्की और देखे बिम्बा जी से संबंधित, जहां पर आनंदीबाई और ब्योंको जी के बीच जो है पद को लेकर, शासन की जो है पद को लेकर संघर्ष देखने को मिला था, और इन सभी जो है संधि के चलते जो ब्योंको जी है वो सूबेदार के रूप में क्या किए थे, छत्तीसगढ़ भेजे थे, ठीक है। और सूबा शासन क्या है, ठीक है, सूबेदार की नियुक्ति कैसे की जाती है, ठीक, उनका पद कैसा था, उनको क्या वेतन मिलते थे, उनका मुख्यालय कैसा था, ये हमने बातें किए। फिर छत्तीसगढ़ की ये सूबेदार की लिस्ट है जिनको आपको लाइन से याद करनी पड़ेगी विथ सन, जिसको लगता है, ठीक है, सन याद कर सकते हैं, बेसिक जो है सॉरी याद रखें, ठीक है। और इस प्रकार से आज की जो है क्लास यहीं पर दी एंड होगी। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मराठा डायनेस्टी पार्ट 2।